जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज एक बड़ा अहम इशू है और वो इशू है कि श्रीलंका जो है उसने ये फैसला किया है कि वो श्रीलंका के अंदर बुर्के के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, फेस कवरिंग के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और तकरीबन 1000 के करीब जो मदरसा हैं उन पर पाबंदी लगाएंगे। अगर आपको याद हो कि अप्रैल अप्रैल 2019 में इस्लामिक स्टेट ने जो है वो चर्च के ऊपर और टूरिस्ट होटल्स के ऊपर हमले किए थे और जिसमें उन्होंने जो जो कैथोलिक चर्च पे अटैक किया था। तो उसकी वजह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और जो अवाम है उसके अंदर एक बड़ा गुस्सा पाया गया कि श्रीलंका में अंदर तकरीबन कोई 10-11% या 12%, 10-11% के करीब मुसलमान हैं। ज्यादा आपको पता है बुद्धिस्ट लोग वहां मौजूद हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे बंद करेंगे। ये जो बुर्का बैन है और ये जो मदरसे का बैन गया, इस्लामिक स्कूल को बैन करना है, ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो जो एंटी टेरर लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अनाउंस करेंगे और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करने के लिए और वो हुकूमत को स्वीपिंग पावर्स देंगे कि किसी भी शख्स को 2 साल के लिए वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए पकड़ सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि बंदा जो है वो रेडिकलाइज हुआ है तो उसको वो पकड़ सकते हैं। और इसका जो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड के लिए किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। खवातीन ज्यादा पहनती थी बुरके और उनके जारी बात है यंग लड़कियां भी पहनती थी बुरका। और जारी बात है हेड कवरिंग्स जो खवातीन पहनती हैं उसके डिफरेंट हैं। मैं इसकी जब आपसे बात करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, बुरका एक होता है जो फुल बॉडी कवर होता है, फिर निकाब है, हिजाब है, चादर है, शयाला है, अल आमिरा, खिमर, ये मुख्तलिफ कल्चर्स के हिसाब से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। मैं उस पर बात करता हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका लेंस के जरिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। आप देखें कि यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने बुर्का बैन किया, एक मुआशरों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है। और वो गुस्सा क्यों बढ़ रहा है इसकी इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन होनी शुरू नहीं हुई मुसलमान सोसाइटीज के अंदर कि ये जो जहां जहां मुसलमान हैं उनको इस लेंस से क्यों देखा जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या क्या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, क्या वो दूसरे मुआशरों के लिए इतने काबिल कबूल क्यों नहीं है। और इस्लाम तो नफरत का दर्स नहीं देता, तो ये कौन लोग हैं जो नफरत का दर्स देते हैं? कोई भी मजहब नफरत का दर्स नहीं देता, कोई भी इस मामले में बात नहीं करता कि हमें दूसरों को मार देना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो एक मैसिव डिस्कशन होनी चाहिए वो कोई नहीं है मुसलमानों के अंदर। लेकिन एक जो मुझे फील होता है कि मैंने देखा और मैं समझता हूं कि एक अगर मुसलमानों ने अपने तौर तरीके ना बदले दुनिया में रहने के, और जिस अंदाज से देखें, हमने देखा है कि जी वो कहते हैं जी चर्च में जो लोग इन्वॉल्व, जिन हमलों में इन्वॉल्व थे वो इस्लामिक स्टेट थे। अब इस्लामिक स्टेट को या अलकायदा को या दहशतगर्द जमातों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो जब इस तरह की दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते हैं तो मुसलमानों को फिर क्या क्या उसके मसाइल देखना पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं देखूं कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बहुत सारी लेजिटिमेट कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो रही, ये कोई किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। देखें, हमें हमें जो है वो दूसरे मज़ाहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की मुआशरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो हमारे अंदर एक मुसलमानों के अंदर एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं हमें हर एक को फतह कर लेना है, कंकर कर लेना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। और श्रीलंका के अंदर
देखें कि वहाँ पे क्रीमेशन भी हो रही थी, और वो खैर डिस्कशन मैंने पहले कर चुका हूँ, जब उस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, तो मुसलमानों के अंदर गुस्सा था जी कि हमें क्यों इस तरह जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको इस तरह किया जा रहा है। सो ये देखना है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने वो लॉ चेंज कर दिया, और ज़ाहिर बात है हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह दफ़न होना चाहे या जो भी वो एक है। लेकिन जो हमें जिसकी चीज़ के लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर थोड़े से मुसलमान हैं, एंड दे आर गेटिंग सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। सो मुसलमानों का काम ये है, मुस्लिम जो कम्युनिटीज है उनका काम ये है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द एक्सट्रीमिस्ट देखें, दहशतगर्द देखें, वो मसाजिद में हैं, वो मुआशरे के अंदर हैं, तो उनको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाए। अगर हम उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उनको हुकूमत को नहीं बताएंगे, तो कैसे चलेगा? अभी जो राजा पाक्सा की जो गवर्नमेंट आई 2019 में, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखिए ना, तकरीबन 22 मिलियन जो है वो मुसलमान हैं श्रीलंका के अंदर, जो कि एक बड़ी नालायसी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके साथ रहते हैं। और और वो जो कम्युनिटी है वो उसको ये फैसला करना पड़ा। क्यों ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका के मुसलमानों ने अपनी चंद एक दो चार 6 लोगों ने, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि वो जो बाकी बेचारे मुसलमान हैं उनके लिए भी जिंदगी जो है वो मुश्किल आ गई। और अब वो कहते हैं जी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, हम बड़े बड़े कवानीन लेके आ रहे हैं, और वो कहते हैं, और बातें उनकी बिल्कुल ठीक है। आई कंप्लीटली एग्री विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन दिस थॉट कि भाई हाउ कम आप जो है वो 1000 मदरसा जो है वो बनाते हैं, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करता। अब देखें ना, जो स्कूल्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप एक मर्जी से अपना कहीं पे भी एक मदरसा खोल लें, एक वहां पे अरबी पढ़ानी शुरू कर दें, और कहना शुरू कर दें जी कि नहीं ये इस्लामिक वैल्यूज हैं। आपको किसी भी दुनिया में, अगर आपने दुनिया में कोई भी तालीम हासिल करनी हो, तो 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, आप कल्चर पढ़ते हैं, इंटरफेथ हार्मनी एंड डायलॉग पढ़ते हैं, और मज़ाहब के बारे में पढ़ते हैं, एक जनरल स्टडी पढ़ते हैं। और 12 साल के बाद आप जाके जो है वो कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहें, आप कोई आलम इस्लाम बनना चाहें, आप हिंदू को बनना चाहें, आप ईसाइयत में कहीं जाना चाहें, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करना चाहें, लेकिन 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है। लेकिन ये मुसलमानों का ये जो मदरसा सिस्टम है, इसमें पहले दिन से आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, और उसको कहते हैं भाई तुमने पूरी जिंदगी यही पढ़ना है। भाई उसको तो पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है, उसको उसको तो समझ ही नहीं है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उस नटशल के अंदर घुस गया। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप आराम से जो है वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इस्लाम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप जो बाकी एक जो नॉलेज होता है या डिस्कशन होती है या जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। टेक्निकली वो जो बच्चे हैं वो बाकी सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज फ्रांस में नोट की गई है कि वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कट ऑफ हो जाते हैं, मुआशरे से वो मिलजुल नहीं सकते। जब वो क्योंकि उन्होंने वो उनका तो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है। सो मदरसे के बच्चे का वर्ल्ड व्यू ही कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस हवाले से ये जो फैसला किया है कि हमने ये जो मदरसाज हैं इनको मेन स्ट्रीम करना है। अगर हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, अगर हम इनको मॉडर्न एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये पूरी जनरेशन होती है। ये जितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, एक बच्चा अगर 15 साल 18 साल एक मदरसे में पढ़ा, फिर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसके बाद तो वो बच्चा वापस अपनी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। आप जो, क्योंकि बच्चे को तो पहले 5-10 साल 12 साल 15 साल जो पढ़ा दिया जाए, उसकी जिंदगी फिर उसी गिर्द गिर्द घूमती है, उसको अंडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक नॉर्मल एजुकेशन जो है वो नहीं वो ले पाता। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई बिलीव इज कि ये श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है कि जो 1983 से लेके 2009 तक उनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए सिविलियंस, और ज्यादातर वो जो माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी है उसके हुआ, वो ऑलरेडी जो ह्यूमन राइट्स जो
अभी उसके हवाले से उनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो कि उनका डोमेस्टिक इशू है वो उसको देख लेंगे। और जिस पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन था वो भी कॉल हो रहा था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी बहुत कुछ कहा इस हवाले से। सो एक 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 पॉइंट वो तो है, उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये जो दहशत गर्दी है इसको कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और याद रखिए, जिन लोगों ने दहशत गर्दी के वाकयात किए थे जो चर्च पे, वो लोग जो थे वो कोई गरीब लोग नहीं थे, वो श्रीलंकन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें से कुछ जो हाई बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़े अमीर लोग हैं, उनके बच्चे भी थे। सो ये एक जारी बात है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न कि ये बच्चे कैसे रेडिकलाइज हो जाते हैं और बाद में दे आर अनएबल टू मेक themselves जो है वो they can't make themselves more close to the societies, वो सोसाइटी के ज्यादा करीब नहीं हो सकते और सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मोमेंट ऑफ कंसर्न है। और मोमेंट ऑफ कंसर्न क्या है कि सबसे पहले अपनी इंट्रोस्पेक्शन करो भाई, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मदरसा जो है अगर वो मेन स्ट्रीम नहीं होता, वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं समझता, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें डील करना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, ये सोसाइटी को जड़ से उखाड़ देने होंगे। अगर आपके देखते हैं कि आपके मुआशरे में इर्द गिर्द मोहल्ले में गली में किसी बच्चे का बिहेवियर, किसी सीनियर का बिहेवियर ऐसा है कि वो वाकई एक प्रॉब्लम में है, तो उसको उसके बारे में बताएं कि यार ये है। जो तीसरी चीज है, इसको जो ओआईसी का जो सो कॉल्ड सा प्लेटफॉर्म है, ये पहले तो ये अरब मालिक ने पूरी दुनिया में सारे मदरसे बनाए। अभी वो जारी बात है उनकी फंडिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन उन मुस्लिम ममालिक में अंदर जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो इतना कुछ ज्यादा जहर उन्होंने डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया है कि उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको नस्लें चाहिए। देखिए 30-40 साल तो आपने इन्वेस्ट किया, अभी 30-40 साल मजीद इन्वेस्ट करेंगे तो वो डी रेडिकलाइजेशन होगी। सो दिस इज मुझे तो ये 100 साल का प्रोजेक्ट लगता है। देखें, आप जब मुआशरे तबाह करने होते हैं तो आप किस तरह मुआशरों को पकड़ के तो एक बंद गली में फेंक देते हैं कि भाई एक बंद गली में डाल दिया। मुझे याद है, मेरा एक क्लास फेलो लड़का था, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ता था, उससे पहले उसने हिफ्ज किया हुआ था, और वो कह रहा था कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस तो पढ़ लिया, लेकिन वो जहां से मैंने हिफ्ज किया हुआ है, दे डोंट लाइक माई स्टाइल कि मैं अब इंटरनेशनल बैन अवी सियासत भी पढ़ूंगा। तो कहता है कि मेरी दाढ़ी लंबी थी तो मैं छोटी दाढ़ी की, तो उस पर भी उन्होंने, मेरी जो इस्लामिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने शोर किया कि तुम ये क्यों कर रहे हो। लेकिन समहाउ वो सारे प्रोसेस से बाहर निकल आया और उसने पॉलिटिक्स पढ़ी, फिर उसने मास्टर्स किया, एमफिल किया, आई वॉन्ट नेम हिम। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको इस सारे प्रोसेस से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सो इसको लार्जर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। फिर हम कहते हैं जी इस्लामोफोबिया, जी मुसलमानों के बारे में, जी बिहेवियर्स कैसे हैं, जी मगरब के, जी स्विट्जरलैंड क्या देख रहा है, जी श्रीलंका क्या कर रहा है, फलां कर रहा है। हमें अपने अंदर देखना है, हम जब हम खराब हैं तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, और वो जो उंगली उठा रहा है उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा, इसमें यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो ये डी रेडिकलाइजेशन जो प्लान्स है वो शेयर होने चाहिए, और यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए। ये सारे के सारे मुआशरे को डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वन मैन, वन पर्सन, वन थॉट नहीं है। ये सोसाइटीज जो रेडिकलाइज हो चुकी हैं, ये उनको ये आपको, ये जो मैं मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर मुस्लिम्स कह रहा हूं और इसमें जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं वो ये है कि आपने जब ये करिकुलम में नहीं डालेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, स्कूल में, पीपल वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चैलेंज। और यहाँ पे जो दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो इस्लामिक पार्टीज होती हैं, वो पहले ही बड़ा प्रेशर कर रही होती हैं हमारे ऊपर कि भाई ये कुछ चीज क्यों कानून डाल, आपने ये क्यों चीज डाली, वो क्यों चीज डाली। और जो स्मार्ट इस्लामिक जमातें होती हैं वो ज्यादातर एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से करिकुलम एस्टैब्लिश कर सकें और आइंदा आने वाली नस्लों को वो अफेक्ट कर सकें। सो ये रियासतों को इस हवाले से ये काम करना होगा। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज। और जहां जहां पे मुसलमान मौजूद हैं वहां पे उनको ये चीज को बताना है। एंड देन आपको को एग्जिस्टेंस एंड डायलॉग की जो है वो इंटरफेथ हार्मनी पढ़ानी पड़ेगी। अगर इफ यू रियली वांट कि दोज पीपल, दोज हु आर लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज, दे शुड अंडरस्टैंड। अगर आप फ्रांस में हैं, अगर आप अमेरिका में हैं, अगर आप श्रीलंका में हैं, तो आपको वहां के कल्चर को, वैल्यूज को, सिस्टम को, उनको समझाना पड़ेगा और इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके हवाले से
جو این جی اوز ہیں, جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال تو ریڈیکلائزیشن کے لیے بھی بڑا ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر میسو کمپینس چلنی چاہیے, لوگوں کو الرٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو. اور اگر ہم لوگوں نے اپنے طور طریقے صحیح نہ کیے تو کل کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ برقع پہننا نیشنل سیکورٹی کنسرن ہے. آپ امیجن کریں, دیٹ از دا لیول کہ مسلمانوں کو ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ برقعے پہننے کو نیشنل سیکورٹی کنسرن ممالک قرار دے رہے ہیں. سو دس از ہاؤ دا سوسائٹیز لک اپ تھنک اباؤٹ مسلمس. سو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, پیس کی بات کرتا ہے, کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے. اس کی جب غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, اس کا جب غلط لوگوں کو بتایا جاتا ہے, بیہیویئرز بتائے جاتے ہیں, اس کی جب غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, تو پھر مسائل تو ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگس وچ وی کین ڈو, اینڈ آئی تھنک دا ریسپانسبلٹی لائز آن دا یوتھ. اور جو ماڈریٹ یوتھ ہیں, جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, دے نیڈ ٹو اسپیک اپ اینڈ دے نیڈ ٹو ٹاک آن دس. اور جو سری لنکا نے جو بین کیا ہے برقع اور مدرسہ کو, برقعے کو اور مدرسہ کو, آئی فائنڈ کہ سری لنکن گورنمنٹ ہیز دس پریروگیٹو, ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ اگر اس طرح کے قوانین بناتے ہیں, اینڈ دے شوڈ آلسو اسپیک ٹو مسلمس کہ بھائی آپ اپنے اندر کس طرح ریفارمس کر سکتے ہیں, کس طرح, کیونکہ برقع پہننا جو ہے یہ اسلام میں تو نہیں ہے. یہ تو ہماری جو ریلیجس رائٹ ونگ کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیزیں ایڈوائز کرتی ہے کہ نہیں, چہرہ چھپانا کہیں پہ اسلام میں نہیں ہے. سو یہاں اسلام خطرے میں نہیں پڑ جاتا ان چیزوں سے. یہ تو بیسیکلی جو ایک ہارڈ کور اسلامسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک all that what is a discussion is we have to be very careful and we need to respect the laws of the other countries. جب ہم نہیں کریں گے then we will have to face a challenge. اور ریفارمس چاہیے ود ان دا مسلم ورلڈ. اگر وہ ریفارمس نہ ہوئی اینڈ اگر سینسٹائز نہ کیا گیا مسلم سوسائٹی کو, یہ ہمارے لیے ایک گلوبل چیلنج بنتا جا رہا ہے. تھینک یو.